कैंसर जो वर्ड है क्रेब्स ले लिया गया है, यानी कि केकड़ा से लिया गया है। उसके बाद हम लोग जाने इंपॉर्टेंस टर्मिनोलॉजी कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपोप्लेजिया क्या होता है, हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपोट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है। उसके बाद जाने टीएनएम क्लासिफिकेशन, टी पर ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस। टी नोड का मतलब क्या होता है, टीएएस का मतलब क्या होता है, T1 T2 T3 T4 के बारे में जाने। उसके बाद नोड के बारे में जाने कि कितना नोड इन्वॉल्वमेंट के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती है। 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। सी का मतलब चेंज इन बॉयल एंड ब्लैडर हैबिट। उसके बाद ए के मतलब जाने कि सोल डजंट हील। उसके बाद यू का मतलब जाने हम लोग की अनयूजुअल ब्लीडिंग। टी का मतलब थिकनिंग इन लंप एंड ब्रेस्ट। उसके बाद जाने हम लोग की इंडाइजेशन होता है, ओबेसियस चेंज, मोल एंड वाट में होता है और नेजिंग कप होता है। 7 वार्निंग साइन हम लोग जाने। उसके बाद जाने डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसमें बायोप्सी जाने, बायोप्सी कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है कैंसर का, लेकिन बिल्स ट्यूमर जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा बोल दिया जाता है उसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है। उसके बाद जाने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हम लोग जाने कि करने का बेस्ट टाइमिंग क्या चीज़ होता है, पोजीशन क्या चीज़ होता है, कौन सा हैंड को यूज़ में लिया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से हम लोग टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन में भी जाने। डिफरेंट ये है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल में किया जाता है और मेल्स में किया जाता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। मेमोग्राफी क्या होता है कि एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट को हम लोग बोलते हैं। क्या होता है ट्यूमर मार्कर के बारे में जाने। ट्यूमर मार्कर के बारे में जाने। अल्फा फीटोप्रोटीन किसको डिनोट करता है, तो यह लीवर कैंसर का अल्फा फीटोप्रोटीन डिनोट करता है। ओवेरियन कैंसर का कौन सा ट्यूमर मार्कर है, तो CA125। पेनक्रियाज का CA199 बोल सकते हैं। उसके बाद TTF थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर किसका है, तो लंग्स का है। डेस्मिन स्मूथ मसल का होता है। ओस्टियोक्लास्ट किसका है, तो ये बोन का होता है। ऐसे हम लोग जाने किसका ट्यूमर मार्कर के बारे में। उसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में जाने और एम्फेज इनहिबिटर के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग यदि ड्रग की बात करें क्या क्या जाने, तो सिस्प्लास्टिन के बारे में जाने, साइक्लोफोस्फामाइड, बुसल्फान, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन। उसके बाद जाने मेथोट्रेक्जेट के बारे में जाने, 5-फ्लोरोयूरासिल के बारे में जाने। उसके डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, 6-मरकेप्टोप्यूरिन के बारे में जाने कि एंटीडोट फोलिक एसिड होता है। मेथोट्रेक्जेट ड्रग ऑफ चॉइस है इक्टोपिक प्रेगनेंसी और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। साइक्लोफोस्फामाइड के याद रखिएगा एंटीडोट होता है मेसना। टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी का मतलब होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर रेडिएशन दिया जा रहा है उसको बोलते हैं टेलीथेरेपी, और इंटरनल पार्ट्स मर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ऑन्कोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑन्कोलॉजी के बारे में। इस बोर्ड पर अभी जितना भी चीज़ें लिखे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन्कोलॉजी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है, खोज कौन किए थे, ऑन्कोलॉजी में कैंसर होता है, डिफिनेशन क्या होता है, ये सभी बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके साथ जानेंगे टर्मिनोलॉजी क्या होता है ऑन्कोलॉजी में। उसके बाद जानेंगे बेनाइन और मेलिग्नेंट में क्या डिफरेंट है। फिर जानेंगे TNM क्लासिफिकेशन, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर जिसको 7 कॉजन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ट्यूमर मार्कर ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी, मेडिकेशन, रेडिएशन फिर रेडियोथेरेपी। उसके बाद जानेंगे लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, और लास्ट में जानेंगे हम लोग मल्टीपल माइलोमा। इतने सारे टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहुत दिन बाद ये वीडियो ऐसा बना रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम का होगा, 1 घंटा से ज़्यादा का वीडियो होगा। लेकिन ये आप लोग को हम उम्मीद दिलाते हैं कि इस वीडियो में जितना भी बताएंगे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डील करेंगे। इसको लेंदी तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जितना भी इस पॉइंट्स में लिखे हैं इससे रिलेटेड जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सिर्फ हम लोग उसी चीज़ को बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑन्कोलॉजी होता क्या है। तो इसको लिखिएगा कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील विथ कैंसर। लिख लीजिएगा यहाँ पे, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस
that deal with cancer. With cancer. चलो भैया हम लोग तो ये जान गए कि ये जो ओंकोलॉजी है क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जो कि कैंसर के साथ डील करता है, या फिर बोल सकते हैं स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग ओंकोलॉजी बोलते हैं। अब कैंसर जो हॉस्पिटल होता है उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओंकोलॉजी का हॉस्पिटल है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दीजिएगा इंट्रोडक्शन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। फादर ऑफ ओंकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ ओंकोलॉजी, फादर ऑफ ओंकोलॉजी, फादर ऑफ ओंकोलॉजी है बीजे केनेडी, याद रखिएगा बीजे केनेडी। ये कौन है? फादर ऑफ ओंकोलॉजी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो होता है 4 फरवरी, लिख लीजिएगा वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, यह है इंट्रोडक्शन। अब लिखिएगा कैंसर के बारे में, कैंसर क्या होता है। इंट्रोडक्शन में लिख लीजिएगा कैंसर का डेफिनेशन कि कैंसर होता क्या चीज़ है। तो लिखना कि इट इज़ एन एबनॉर्मल, इट इज़ एन एबनॉर्मल proliferation of cell that grow persistently in all direction and growth after removal of stimuli, after removal of stimuli। ये हो गया हम लोग का डिफिनेशन कैंसर का कि इट इज़ एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल डेट ग्रो परसिस्टेंटली इन ऑल डायरेक्शन एंड ग्रोथ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। ये जो कैंसर शब्द है ये क्रेब्स ले लिया गया है, क्रेब्स ले। क्रेब्स का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा जिस तरीके से ऐसे सभी तरह से ग्रोथ कर सकता है, सभी डायरेक्शन में चल सकता है, उसी से लिया गया है कि ये जो कैंसर है ये भी सभी तरीके से डिवाइड हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंसर किस वर्ड से लिया गया है? तो क्रेब्स वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्रेब्स का मतलब होता है केकड़ा। लिखना चाहोगे तो लिख लेना कि क्रेब्स का मतलब होता है केकड़ा। क्या होता है इसका मतलब? केकड़ा होता है। जिस तरीके से केकड़ा सभी डायरेक्शन में चल सकता है, सभी डायरेक्शन में चल सकता है, उसी प्रकार से जो कैंसर है सभी डायरेक्शन में उसका जो सेल है किसी भी डायरेक्शन में प्रोलिफरेट हो सकता है। मतलब कि प्रोलिफरेट का मतलब होता है नंबर का बढ़ना। क्या इसका मतलब क्या होता है? डिविडेशन बोल सकते हैं, डिवाइडेशन, या फिर डिवीज़न बोल सकते हैं। सेल का डिवीज़न अनकंट्रोल होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन बोलते हैं। इट इज़ एन एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल डेट ग्रो परसिस्टेंटली, जो क्या होगा? ग्रो करेगा परसिस्टेंटली, मतलब लगातार करेगा, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में ग्रो करेगा, एंड ग्रोथ आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई। यदि मान लो कि ये कैंसर सेल है, इसके कुछ पार्ट्स को हम लोग काट के निकाल दिए, फिर भी वो ग्रोथ करेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, इसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। इतना चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे टर्मिनोलॉजी यूजेज इन कैंसर। क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज किए जाते हैं कैंसर में? तो सेकंड हेडिंग दीजिएगा आप लोग टर्मिनोलॉजी, यहाँ पर लिखिएगा टर्मिनोलॉजी। कैंसर में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज में लिए जाते हैं, तो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानिएगा हाइपरप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया क्या होता है।
हाइपरप्लेजिया, उसके बाद हाइपोप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, एपोप्टोसिस, डिस्प्लेसिया, मैलिग्नेंट, उस मैलिग्नेंट हो गया। उसके बाद जान जाइएगा इन्वेजन, इन्वेजन, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। उसके बाद लास्ट मेटास्टेसिस के बाद आप लोग जान जाइएगा डिस्प्लेसिया एक होता है। क्या होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसिया, डिस्प्लेसिया। इतना हम लोग टर्म्स को जानेंगे यहाँ पर ओंकोलॉजी में, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज हाइपरप्लेसिया। तो हाइपरप्लेसिया का मतलब होता है कि इंक्रीज अनकंट्रोल नंबर ऑफ सेल। जितना भी इसमें ये याद रखना कि सभी एबनॉर्मल कंडीशन ही है। कैंसर का ये सब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें हम लोग कुछ नॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं, इस सब में तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अनकंट्रोल तरीके से। इंक्रीज होगा नंबर सेल का, यदि जैसे 10 ले 20 हो गया, 20 ले 5000 हो गया, 10,000, 1,00,000, तो ये नंबर उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरप्लेजिया। और हाइपोप्लेजिया का मतलब होगा कि डिक्रीज होगा नंबर, नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज नंबर। थर्ड है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि साइज उसका इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्या होगा, साइज ऑफ सेल। याद रखना, यदि किसी भी सेल का अनकंट्रोल साइज इंक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, हाइपरट्रोफी, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल का साइज इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होगा कि डिक्रीज साइज ऑफ सेल, डिक्रीज साइज ऑफ सेल। सेल का साइज डिक्रीज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एट्रोफी। और एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ। नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ लिख लीजिएगा, नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ, नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल 120 दिन में क्या हो जाता है, मर जाता है, उसका डेड हो जाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोप्टोसिस बोलेंगे। नेचुरल है ये भैया, आरबीसी के लाइफ स्पान में उतना है, उसके बाद ये मर जाएगा। जैसे प्लेटलेट 7 दिन तक चलता है, उसके बाद ये डेड हो जाएगा। तो ये नेचुरल तरीके से सेल ही तो एक है, लेकिन अपने तरीक़ा से मर रहा है, नेचुरल मर जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है डिस्प्लेसिया, यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पर भी कोई बात नहीं। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कि डिस्टर्बेंस इन शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ सेल। किस चीज़ में, शेप में, सेल के शेप में, साइज में, और उसके फंक्शन में क्या हो जाएगा, फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि वन सेल कन्वर्ट इनटू अनदर सेल, उसको हम लोग मैलिग्नेंट बोलते हैं। मैलिग्नेंट किसको बोलते हैं, तो वन सेल कन्वर्ट इनटू अनदर सेल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी सेल इज नोन एज मैलिग्नेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन्वेजन और मेटास्टेसिस। इन्वेजन का मतलब होता है कि वन सेल ट्रांसफर, मतलब एक सेल एक जगह से छोड़कर, प्राइमरी ऑर्गन से छोड़कर सेकेंडरी ऑर्गन में चल जाता है। बोल सकते हैं कि कैंसर या फिर कैंसर सेल ट्रांसफर प्राइमरी ऑर्गन टू सेकेंडरी ऑर्गन डेट इज डायरेक्टेड कनेक्टेड विथ, उसको बोलते हैं इन्वेजन। और मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि प्राइमरी सेल
ट्रांसफर इनटू सेकेंडरी सेल दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ डायरेक्टेड, मतलब कि वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल देंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। इन्वेजन का एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मेरा लैरिंग्स का कैंसर है, फेरिंग्स का कैंसर है, और वो आ रहा है कहाँ पर, लंग्स में आ जा रहा है। तो ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक से अटैच है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेजन। अब बात करें मेटास्टेसिस क्या होता है, तो मेरा लैरिंग्स का कैंसर है, आ जा रहा है कहाँ पर, तो पेनक्रियाज में आ जा रहा है। तो लैरिंग्स के पेनक्रियाज से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। डिफरेंट बस यही है कि एक में डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है ऑर्गन और एक में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं रहता है। मेटास्टेसिस क्या होता है लिख लेना कि प्राइमरी कैंसर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। लिख लीजिएगा डिफिनेशन, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंसर ट्रांसफर प्राइमरी ऑर्गन टू सेकेंडरी ऑर्गन मतलब दूसरे ऑर्गन में चल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का टर्मिनोलॉजी यूजेज इन ऑन्कोलॉजी। वीडियो में जितना भी बताएंगे उस चीज़ को आप लोग साथ ही साथ याद करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो दोबारा देखना मुश्किल होगा। तो अभी तक हम लोग जो चीज़ें पढ़े उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। पहले बात की ऑन्कोलॉजी होता क्या चीज़ है, तो ब्रांच है एक साइंस का जो कि कैंसर के साथ डील करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है, तो बीजे कैनेडी को बोला जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग जाने कैंसर क्या चीज़ होता है, कैंसर होता क्या है, तो हम लोग जाने कि कैंसर बोल सकते हैं कि कोई भी बॉडी ऑर्गन का सेल अनकंट्रोल डिविडेस उसका डिवाइड होना, उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। अनकंट्रोल, इसमें एक शब्द याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का सेल जो कि अनकंट्रोल डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। चलिए ठीक है। और उसके बाद हम लोग जाने कि कैंसर शब्द जो लिया गया वो क्रेप्स ले लिया गया, जिसका मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा जैसे जिस तरीके से सब डायरेक्शन में, एवरी डायरेक्शन, क्योंकि उसका वैसा संरचना ही होता है, स्ट्रक्चर ही वैसा होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, उसको मुड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग आगे चल रहे हैं तो पीछे जाने के लिए हमको ऐसे मुड़ के जाना पड़ेगा, क्या नहीं तो पीछे ऐसे चलेंगे तो पीछे तो हमको दिख नहीं रहा है तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन वो जो केकड़ा है वो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो उस सब से इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो क्रेप्स है किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है, उसी प्रकार से जो कैंसर है किसी भी डायरेक्शन में क्या हो सकता है, फैल सकता है, इसका ग्रोथ हो सकता है, इस वजह से इसका लिया गया है। उसके बाद हम लोग जाने टर्मिनोलॉजी, क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो कि कैंसर में आगे आप लोग को पढ़ने के लिए भी मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आप लोग को बताए हैं। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, इंक्रीज होगा सेल का नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया होता है कि सेल का नंबर डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोप्लेजिया। हाइपरट्रोपी का मतलब होता है कि सेल का साइज यदि इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रोपी। और एट्रोपी का मतलब होता है कि सेल का साइज डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं एट्रोपी। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि नेचुरल प्रोग्राम सेल डेथ, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। डिस्प्लेसिया का मतलब होता है कि सेल के शेप, साइज और फंक्शन में डिस्टरबेंस देखने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। मैलिग्नेंट क्या होता है कि प्राइमरी सेल कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी सेल में, मतलब जो पहले सेल था वो दूसरे किसी और सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट। उसके बाद इन्वेजन और मेटास्टेसिस के बारे में हम लोग जाने, ठीक। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे सेकंड चीज़ हम लोग का खत्म। अब जानेंगे बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट्स कि बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट। एक तरफ लिखिएगा बेनाइन और एक साइड लिख लीजिएगा मेलिग्नेंट। और इधर लिखिएगा कंटेंट किसके आधार पर होगा, कंटेंट किसके आधार पर होगा, ये चीज़ें। फर्स्ट जो हम लोग बात करें यदि बेनाइन और मेलिग्नेंट के बारे में,
यहाँ पर। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे उसके कैप्सूल के आधार पर। कैप्सूल के आधार पर तो ये कैप्सुलेटेड होता है। कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड मतलब कि इसका जो सेल रहेगा किसी भी कैप्सूल के अंदर रहेगा, इसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड। और ये होता है अनकैप्सुलेटेड। अनकैप्सुलेटेड मतलब कि ये जो इसका सेल का डिवीज़न होगा किसी भी कैप्सूल के अंदर नहीं होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनकैप्सुलेटेड, जो कि ये इंपॉर्टेंट्स है बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट। सेकंड डिफरेंट याद रखिएगा इसका प्रोलिफरेशन से। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। कि किसका रेप्लिकेशन कैसा होता है? तो इसका रेप्लिकेशन स्लो होता है, मतलब डिवीज़न जो होगा इसका स्लो होगा, और इसका क्या होगा? फास्ट होगा। ये बहुत जल्दी बॉडी में फैलता है मेलिग्नेंट वाला। उसके बाद बात करें प्रोग्नोसिस के। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब कि ठीक होने का चांसेस, क्या ये ठीक हो सकता है? तो हाँ, इसका प्रोग्नोसिस गुड है। इसका प्रोग्नोसिस गुड मतलब बढ़िया है, और इसका बैड है मतलब कि ये जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। उसके बाद लिखिएगा इन्वेजन और मेटास्टेसिस। इन्वेजन, इन्वेजन इसमें नहीं होगा, इसमें इन्वेजन होगा। मेटास्टेसिस लिखिएगा, मेटास्टेसिस, इसमें मेटास्टेसिस भी नहीं होता, इसमें मेटास्टेसिस होता है। ये जान लीजिए 4-5 जो है डिफरेंट बेनाइन और मेलिग्नेंट में। इतना देखने से क्या लग रहा है? तो लग रहा है ये कि मेलिग्नेंट इज, यहाँ पर स्टार मार्क देकर लिख लेना, मेलिग्नेंट इज मोर डेंजर इन कंपेयर टू बेनाइन। बेनाइन के कंपेयर में मेलिग्नेंट क्या है? मोर डेंजर है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा डिफरेंट बिटवीन बेनाइन और मेलिग्नेंट में। हम लोग सबसे पहले बेनाइन और मेलिग्नेंट के डिफरेंट में जाने कैप्सूल के आधार पर कि क्या ये कैप्सुलेटेड है या फिर अनकैप्सुलेटेड है। तो बेनाइन इतना जानो कि ये नॉर्मल कैंसर सेल है, ये ठीक हो जाता है, जबकि मेलिग्नेंट डेंजर है। यदि बेनाइन ही आगे चल के मेलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यदि ऐसा हुआ तो भैया फिर तो काम तमाम है। ये कैप्सुलेटेड होता है और ये अनकैप्सुलेटेड होता है। प्रोलिफरेशन और रेप्लिकेशन, इसका क्या है? फैलने का तरीका क्या चीज़ है? कैसे फैलता है? स्लो है कि फास्ट है? तो जो बेनाइन है ये स्लो तरीके से फैलता है, मतलब इसके फैलने में टाइम लगेगा, जबकि मेलिग्नेंट वाले में टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस, क्या ये जल्दी ठीक हो जाएगा? तो हाँ, इसका प्रोग्नोसिस गुड है, जबकि मेलिग्नेंट वाला का गुड नहीं है, बैड है। उसके बाद इन्वेजन और मेटास्टेसिस, यहाँ पर आप लोग को बताएं इन्वेजन और मेटास्टेसिस के बारे में कि क्या ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकता है? तो बेनाइन वाला नहीं जाता है, जबकि ये मेलिग्नेंट वाला जा सकता है। ये हो गया बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या होता है टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए हम टीएनएम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट बताएं। चलिए अब हम लोग जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोग अभी तक ये चीज़ें पढ़ लिए बेनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट, इतना चीज़ें पढ़ लिए। अब जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टीएनएम क्लासिफिकेशन। हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा? टीएनएम क्लासिफिकेशन। टीएनएम क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो टी का मतलब होता है ट्यूमर। क्या होता है? टी का मतलब ट्यूमर। एन का मतलब होता है नोड। एन का मतलब क्या होता है? नोड। और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। टीएनएम क्लासिफिकेशन बताता क्या चीज़ें, पहले हम लोग ये जानेंगे। टीएनएम क्लासिफिकेशन ये चीज़ बताता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, जो कैंसर हुआ है उसका साइज कितना है। सेकंड चीज़ बताता है कि वो जो ट्यूमर का साइज है क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन में है या फिर उसके साथ साथ और कई ऑर्गन को इंक्लूड किया है। थर्ड चीज़ बताता है कि वो जो कैंसर का ऑर्गन है एक जगह से दूसरे जगह गया है फिर नहीं गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस।
फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा टीएनएम में टी जो ट्यूमर है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। पहले देखने के लिए मिलता है T0 या फिर T0 इसको बोलते हैं। T0 ही बोलिएगा, T0 नहीं। T0 जिसका मतलब होता है कि नो ट्यूमर, इसका मतलब क्या होता है, नो ट्यूमर। फिर होता है TIS मतलब कार्सिनेमा इन सितु इसको बोलते हैं, कार्सिनेमा इन सितु। कार्सिनेमा इन सितु का मतलब ये होता है कि कैंसर का क्या है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो तो इंटेक्ट है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला है वो क्या हो गया है कि उजड़ गया है। जैसे एग्जांपल दे के समझाते हैं, इंटेक्ट इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। कोई कैंसर है जो कि इस तरीके से था, ठीक, और उसका इतना पार्ट्स जो है, इतना पार्ट्स ये तो उजड़ गया, लेकिन उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी वहीं पर है, उसको बोलते हैं TIS कार्सिनेमा इन सितु। समझ, या फिर इसको बोल सकते हैं प्री कैंसरियस कंडीशन। ये समझ सकते हो ना कि कैंसर होने से जस्ट पहले जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं प्री कैंसरियस कंडीशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कार्सिनेमा इन सितु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है T1 का मतलब होता है कैंसर का साइज, ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। T2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। T3 का मतलब होता है 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। और T4 का मतलब होता है 5 या फिर 5 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं T4। याद रखिएगा ये ट्यूमर का साइज है कि ट्यूमर का साइज इतना है, इतना है, इतना है या फिर इतना है। ट्यूमर का साइज है कितना ये डिनोट कौन करता है, तो ट्यूमर में जो कि TNM क्लासिफिकेशन में जो T स्टैंड करता है ट्यूमर वो डिनोट करता है। नेक्स्ट लिखिएगा N बराबर होता है नोड। N0 होता है पहले, मतलब कि N0 का मतलब नो नोड इन्वॉल्वमेंट, नो नोड इन्वॉल्व। नोड यदि इन्वॉल्व नहीं है तो N0। N1 का मतलब होता है कि सिंगल नोड क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, सिंगल नोड इन्वॉल्व। इसमें मतलब देखो कैसे बता रहे हैं कि ये कोई बॉडी ऑर्गन है जिसमें लिम्फ नोड है तो उसमें कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं है। ये बॉडी ऑर्गन है जिसमें सिंगल नोड इन्वॉल्व है, मतलब बताएं कि इसमें क्या है, कैंसर के वजह से सिंगल नोड, मान लो कि ये वाला जो नोड है ये क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे N1। और N2 का मतलब होगा कि 2 और 2 से ज़्यादा। N2 का मतलब क्या होगा, N2 का मतलब कि मोर देन 2, बट नॉट होल, मतलब पूरा संपूर्ण होल, पूरा नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे N2। इसका N2 का एग्जांपल यहाँ पर लिखिएगा कि जहाँ पर मान लो कि कोई भी ट्यूमर है, ये लिम्फ नोड है जिसमें कैंसर हुआ है तो उसमें क्या होगा, 2 गो से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, 4 गो हुआ, लेकिन क्या सब हुआ तो नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं N2। और N3 का मतलब होता है कि होल लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व। N3 लिख लीजिएगा, N3 इक्वल टू होल लिम्फ नोड, होल लिम्फ नोड, पूरा लिम्फ नोड यदि इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, N3 बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अब इसमें पूरा को घेर लीजिएगा, जितना भी लिम्फ नोड रहेगा वो क्या हो जाता है, इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं N3। M लिखिएगा, M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस, M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस। इसमें 2 होता है, एक होता है M0 और M1। M0 फिर M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस। और M1 का मतलब कि यस मेटास्टेसिस, यस मेटास्टेसिस।
नो का मतलब कि मेटास्टेसिस उसका नहीं हुआ है और येस का मतलब कि मेटास्टेसिस उसका हो गया है। ये है हम लोग का टीएनएम क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा कि टीएनएम क्लासिफिकेशन होता क्या चीज़ है। टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, एन का मतलब होता है नोड और एम का मतलब मेटास्टेसिस। ट्यूमर जो होता है उसमें पता लगाया जाता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, जो कैंसर हुआ है, कैंसर मतलब ट्यूमर, ट्यूमर का साइज कितना है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। टी नॉट मतलब उसका साइज नहीं है, नो ट्यूमर, वहाँ पर ट्यूमर है ही नहीं। TAS का मतलब कार्सिनेमा इन सिटू मतलब प्री कैंसरियस कंडीशन, मतलब बोल सकते हैं कि अभी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन प्री कैंसरियस कंडीशन में है, जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है। ल्यूकोप्लेकिया ओरल का प्री कैंसरियस कंडीशन होता है। याद रखना, ल्यूकोप्लेकिया मतलब ओरल का प्री कैंसरियस कंडीशन होता है, उसी प्रकार से ये भी है। T1 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर का साइज है, उसको बोलते हैं T1। T2 मतलब कि 2 या 2 से सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज है, उसको बोलते हैं T2। T3 का मतलब होता है 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक यदि ट्यूमर का साइज है, उसको हम लोग बोलते हैं T3। T4 का मतलब होता है कि 5 या फिर 5 से ज़्यादा ट्यूमर का साइज रहेगा, तो उसको बोलते हैं T4। नेक्स्ट नोड की बात करें तो N मतलब स्टैंड फॉर नोड। N0 मतलब नो नोड इन्वॉल्वमेंट, कोई भी लिम्फ नोड, यहाँ पर बेसिक नोड का मतलब है लिम्फ नोड, यहाँ पर कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 का मतलब सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। N2 का मतलब 2 लिम्फ नोड से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लेकिन पूरा नहीं है, नो बट नॉट होल लिम्फ नोड। और N3 का मतलब सब लिम्फ नोड यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। मेटास्टेसिस में M0 और M1। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस और M1 का मतलब यस मेटास्टेसिस। ये हो गया हम लोग का TNM क्लासिफिकेशन। चलिए TNM पढ़ लिए, अब जानेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। लिखिएगा हेडिंग में वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। वार्निंग वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या वार्निंग साइन है, जिसको हम लोग 7 कॉजन के नाम से बनते हैं, क्योंकि कॉजन में 7 वर्ड होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग 7 कॉजन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्या क्या होता है। C होता है, A होगा, U होगा, T होगा, I होगा, O होगा और N होगा। C का मतलब होता है चेंजिंग इन bowel and bladder habit। bowel and bladder habit उसको बोलते हैं। सी का मतलब, ए का मतलब होता है a soul that does not heal। यू का मतलब होता है अनयूजुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। टी का मतलब होता है थिकनिंग इन लंप ब्रेस्ट। बताएंगे सबका मतलब। आई का मतलब होता है इनडाइजेशन। ओ का मतलब लिखना ओबेसियस चेंज इन मोल एंड वाट का मतलब होता है मस्सा। बॉडी पर जो भी मस्सा होता है उसको वाट बोलते हैं, वाट। और एन का मतलब होता है नेजिंग कॉफ, या फिर बोल सकते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। यह है हम लोग का वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। हो सकता है कि प्रॉपर तरीका से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि लाइटिंग अभी प्रॉपर उतना अच्छे तरीका से है नहीं, उसके वजह से। तो जो चीज़ें बोल रहे हैं उसको आप लोग सुनिएगा और लिख लीजिएगा प्लीज़।
पहले हम लोग वार्निंग साइन ऑफ कैंसर को जानेंगे कॉजन से। सी स्टैंड फॉर चेंजिंग इन बॉवेल एंड ब्लाडर हैबिट। जिस भी पेशेंट को कैंसर होने वाला रहेगा उसमें क्या क्या वार्निंग साइन देखने के लिए मिलेगा। तो पहले बॉवेल एंड ब्लाडर हैबिट में चेंजेस। बॉवेल और ब्लाडर मतलब कि उसका जो यूरिनेशन करने का तरीका है, फिर स्टूल पास करने का जो तरीका है, जो मॉर्निंग है इवनिंग है जो भी है एक टाइम है, उस टाइम में डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं चेंजिंग इन बॉयल एंड ब्लाडर हैबिट। नेक्स्ट है अ सोल डेट डजंट हील। सेकेंड उसका वार्निंग साइन क्या है कि यदि उस पेशेंट को, उस आदमी को जिसको कैंसर प्री कैंसरियस कंडीशन है, उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि कहीं पर उसका वो घाव लग जाता है तो उसका जो सोर है जहाँ पर घाव लगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा, उसको बोलते हैं अ सोल डेट डजंट हील इजीली। नेक्स्ट है यू का मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग। बिना मान मतलब के नक्सीर बार है जिसको एपिटैक्सिस बात बोलते हैं, ये हो रहा है। फिर कहीं कहीं बॉडी के कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, ये अनयूजुअल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, कभी भी हो सकता है, ये भी प्री कैंसरियस कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है थिकनिंग इन लंप एंड ब्रेस्ट। यदि फीमेल है तो उसका ब्रेस्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, थिकनिंग, मतलब वहाँ पर टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगा। एबनॉर्मल मास का एक्यूमुलेशन देखने के लिए वहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट है इनडाइजेशन, कुछ भी खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसके बाद ओ फॉर ओबेसियस चेंजिंग इन मोल एंड वाट। मोल का मतलब होता है तिल, बॉडी पर कहीं पर भी तिल है उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, मतलब तिल का साइज जो कलर है ये इसमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है, उसके साइज में चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। वाट का मतलब मासा, बॉडी पर जो भी मासा है उसका साइज बढ़ सकता है, घट सकता है, उसके शेप में चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। और लास्ट है नेजिंग कफ एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैंड फॉर देकर कि इन वार्निंग साइन टी स्टैंड फॉर। टी का मतलब यही जो पर्टिकुलर लिखे हैं यही होता है, तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। हम लोग पढ़ लिए 7 वार्निंग साइन। अब जानेंगे डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ओवरऑल एक चीज़ बता देते हैं हम लोग को कि जो भी कैंसर का डायग्नोसिस है इसका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। कैंसर का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है, बायोप्सी। तो लिख लेना कि बायोप्सी का मतलब क्या होता है, तो लिविंग टिश्यू टेकन फ्रॉम द पेशेंट एंड सेंड फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि बायोप्सी में किसी भी पेशेंट का लिविंग टिश्यू लेते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट में भेजते हैं। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस किसी भी कैंसर का होता है बायोप्सी एक्सेप्ट बिल्स ट्यूमर। याद रखना जो क्वेश्चन है अभी बोले कि बिल्स ट्यूमर क्या होता है, इसको पहले लिख लेना। इसमें लिखना कि कन्फर्मेटिव क्या होता है। कन्फर्मेटिव किसी भी कैंसर का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है बायोप्सी। बायोप्सी इज द कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंसर एक्सेप्ट विल्स ट्यूमर। लिख लेना एक्सेप्ट विल्स ट्यूमर। विल्स ट्यूमर का दूसरा नाम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा जो कि किडनी का कैंसर है। लिख लेना किसका कैंसर है, किडनी का कैंसर है। दूसरा नाम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा। इसमें बायोप्सी हम लोग नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस में पढ़ेंगे, बायोप्सी आप लोग को बताएंगे किसमें क्या होता है। सब टोटल होता है जिसको एक्सटर्नल बोलते हैं, एक होता है टू कंप्लीट और इनकम्प्लीट बोल सकते हैं जिसमें टोटल लिया जाता है। एक होता है FNAC। लिख लेना FNAC। फुल फॉर्म लिखना फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। व्हाट इज FNAC? तब बोलेंगे कि FNAC का मतलब एस्पिरेशन, कि किसी भी मान लो कि हमको बोन का कैंसर है जिसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं जहाँ पर है, उसका हम लोग को डायग्नोसिस करना है तो नीडल लेंगे
जामसिन नीडल लिया जाता है और वो क्या करेंगे वहाँ पर 16 से 18 गेज का होता है जामसिन नीडल, याद रखिएगा। जामसिन नीडल क्या करेंगे वहाँ पर इंसर्ट कर कर और वहाँ से फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे। उस फ्लूइड एस्पिरेट जो करते हैं उसी को बोलते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्क्रीनिंग किया जाता है कैंसर के लिए। इसका पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के लिए हम नेक्स्ट बताएं। इसमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या होता है बिल्स ट्यूमर बोलते हैं, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग अप आप लोग दीजिएगा टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। पहले बीएससी लिखिएगा जिसका फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बीएससी का फुल फॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लिखिएगा, बीएसई फुल फॉर्म लिख लीजिएगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। किया कैसे जाते हैं इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन देखो जैसा इसका नाम है, क्या चीज़ नाम है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ का मतलब खुद, आत्मनिर्भर, हम खुद से करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। कोई दूसरा कोई नहीं करेगा। इसमें किया जाता है, अब मान लो कि अपने से पेशेंट करेगा तो नर्सेस का रोल क्या है, नर्स बताएगा उसको कि करना कैसे, क्योंकि उसको आता नहीं है। तो इसमें सबसे पहले करते क्या, याद रखना कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टैंडिंग पोजीशन में, पॉइंट फर्स्ट लिखना, वैसे तो हम लिखवाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में किया जाता है इन फ्रंट ऑफ मिरर, कोई भी मिरर के सामने किया जाता है। यूज अपोजिट हैंड, यदि राइट ब्रेस्ट को हम लोग पल्पेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड यूज में लेंगे, लेफ्ट ब्रेस्ट को पल्पेट करेंगे तो राइट हैंड यूज में लेंगे, अपोजिट हैंड यूज में लेंगे। किया कैसे जाता है, ले लिए, पल्पेट करेंगे, पहले क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड रोटेट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, चेक करेंगे टेंडरनेस को, वहाँ पर कोई भी लंप है या फिर एबनॉर्मल मास टिश्यू है या फिर नहीं है। करने का टाइमिंग क्या है, तो विदिन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जितना भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी चीज़ें बोल रहे हैं, हर एक पॉइंट्स एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का बेस्ट टाइम क्या है, तो बोलेंगे कि विदिन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर बिफोर ओवुलेशन। क्या चीज़, बिफोर ओवुलेशन। किया कैसे जाते हैं वो चीज़ हो गया। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कंट्राइंडिकेटेड किस में होता है, मास्टेक्टमी, जिस भी पेशेंट में उसका ब्रेस्ट ये रिमूव हो गया तो उसमें कंट्राइंडिकेटेड रहेगा। लिख लेना, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन, पहले स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं पेशेंट को इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर मतलब ऐनक के सामने देते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल के 10 डेज के अंदर किया जाता है यूज अपोजिट हैंड, अपोजिट हैंड, अपोजिट हैंड यूज़ करेंगे। राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट ब्रेस्ट के करना है तो राइट हैंड यूज़ में लेंगे। करते कैसे उसको लिखना, पहले क्या करेंगे, पल्पेट करेंगे, पल्पेट, रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वहाँ पर लिख लेना डाउनवर्ड। उसके बाद सर्कुलर मोशन में सर्कुलर एंड स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज,
चेक करेंगे क्या चीज़ वहाँ पर, टेंडरनेस, लंप कोई भी है या फिर नहीं, कोई भी ट्यूमर है, मास है, ये सभी चीज़ों को चेक किया जाता है। यह है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा TSE, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। TSE फुल फॉर्म लिखिएगा, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। BSE फीमेल में होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन मेल में होता है। TSE का फुल फॉर्म पहले लिखिएगा, होता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइमिंग जो होता है ड्यूरिंग बाथिंग, जब पेशेंट नहा रहा है उस टाइम में करेगा, यूज़ करेगा वार्म वाटर को यूज़ में लेगा और करेगा अपोजिट हैंड यूज़ करेगा वार्म, यहाँ पर वाटर लिखना है, वार्म वाटर अपोजिट हैंड यूज़ करेगा, अपोजिट हैंड एक दोनों हाथ से यूज़ बोथ हैंड, यूज़ क्या करेगा, बोथ हैंड, इसमें याद रखना बोथ हैंड। एक हैंड से होल्ड करेगा पेनिस को, होल्ड किसको करेगा, पेनिस को, और एक हैंड से टेस्टिस को क्या करेगा, टेस्टिस का एग्जामिनेशन करेगा। कब करेगा, शॉवर टाइम में या फिर बाथिंग टाइम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरिंग बाथिंग टाइम। ये होगा हम लोग का टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लिखिएगा मेमोग्राफी। मेमोग्राफी का मतलब एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, या फिर बोल सकते हैं ब्रेस्ट, जिसको बोलते हैं मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या होता है, मेमोग्राफी तो एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड, लिख लेना एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट, एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोग्राफी बोलते हैं। इसमें पेशेंट को प्रोन पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन देते हैं, सिटिंग या फिर प्रोन पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं पेशेंट को मेमोग्राफी में। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड उसको पहले एक बार रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, क्या होते हैं ट्यूमर मार्कर, कीमोथेरेपी, मेडिएशन और रेडियोथेरेपी के बारे में। चलिए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं टोटल ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी में जितना भी बता दिए तो वहाँ तक छोड़कर TNM क्लासिफिकेशन होगा। 7 कॉजन से रिवीजन करेंगे। 7 कॉजन का मतलब वार्निंग साइन ऑफ कैंसर को हम लोग 7 कॉजन बोलते हैं। इसमें 7 कॉजन में CAUTION आता है। C का मतलब चेंजिंग इन बॉयल एंड ब्लैडर हैबिट। A का मतलब सोल डेट डजंट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग, थिकनिंग इन लंप एंड ब्रेस्ट। उसके बाद क्या है, इंडाइजेशन होगा, ओबेसियस चेंज इन मोल एंड वाट, नेजिंग कफ होगा। उसके बाद हम लोग बात किया कि इसमें डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में सबसे पहले बात की कि कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस क्या होता है कैंसर का, वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि लिविंग सेल किसी भी आदमी से लेकर लेबोरेटरी टेस्ट में भेजते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बायोप्सी। उसके बाद जाने कि किसी भी कैंसर का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी होता है, एक्सेप्ट बिल्स ट्यूमर, जिसको दूसरा नाम होता है जिसका नेफ्रोब्लास्टोमा, जो कि किडनी का कैंसर होता है। इसमें हम लोग मोस्ट कॉमन छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन लिख लेना, उसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है। उसके बाद बात की है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, तो विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर बोल सकते हैं कि बिफोर ओवुलेशन। करने का पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, यूज अपोजिट हैंड। इतना चीज़ याद रखिएगा, रोटेट करेंगे, स्क्वीज करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड, पल्पेट करेंगे, ये सभी चीज़ें याद रखना है। उसके बाद टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन TSE जिसको बोलते हैं, बेस्ट टाइमिंग ड्यूरिंग बाथिंग टाइम करते हैं, शावर टाइम में करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद वार्म वाटर यूज़ में लिया जाता है, बोथ हैंड यूज़ में लेते हैं, एक हैंड से पेनिस को होल्ड करते हैं, दूसरा हैंड से टेस्टिस का एग्जामिन किया जाता है।
नेक्स्ट है मेमोग्राफी, एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड इज नोन एज मेमोग्राफी। ये अभी तक हम लोग पढ़े किया 6 पॉइंट तक डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट अभी आप लोग को हम बताएंगे ट्यूमर मार्कर, कीमोथेरेपी, मेडिकेशन, रेडियोथेरेपी, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के बॉडी ऑर्गन का कैंसर को के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग अब जानेंगे ट्यूमर मार्कर ऑफ कैंसर के बारे में। इससे पहले जितना भी 6 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, ट्यूमर मार्कर ऑफ कैंसर। ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर ऑफ कैंसर का मतलब ये है कि कैंसर के कुछ ऐसे मार्कर्स, इसको बोल सकते हैं जो कि इंडिकेट करता है। ट्यूमर मार्कर वो चीज़ है जो कि कैंसर को इंडिकेट करता है कि उसमें कैंसर होने की संभावना है, उसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। नंबर 1 दीजिएगा AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। फुल फॉर्म लिखिएगा अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है ये किसका ट्यूमर मार्कर है? तो ये है लीवर का ट्यूमर मार्कर। किसका है? लीवर का ट्यूमर मार्कर है अल्फा फीटोप्रोटीन। एक होता है डेस्मिन, डेस्मिन ये स्मूथ मसल्स का होता है। किसका होता है? स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल का होता है डेस्मिन। TTF होता है थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर, थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर। देखना भाई यही डाउट में आते हैं कि TTF मतलब थायराइड है तो ये थायराइड ग्लैंड का होगा, लेकिन नहीं है, ये किसका? ये लंग्स का है, याद रखना। नेक्स्ट हो गया हम लोग का CEA, कोरियो एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा। पहले लिख लो बीटा HCG। किसका? बीटा HCG। HCG का फुल फॉर्म लिख लेना ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, RMON हार्मोन। ये किसका है? तो ये होता है मोलार प्रेगनेंसी का। किसका? मोलार प्रेगनेंसी का होता है। CEA जो है ना कोरियो कार्सिनोमा का होता है। CEA जो है ये होता है कोरियो कार्सिनोमा, ये होता है कोरियो कार्सिनोमा। ये होता है PCB का, लिखना PCB। P का मतलब पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। C का मतलब कोलोन, B का मतलब ब्रेस्ट। उसके बाद लिखना तुम ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट किसका होता है? तो बोन का ट्यूमर मार्कर है, बोन का। उसके बाद पूछा जाता है CA 125। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। CA 125 किसका होता है? तो ओवरी का होता है। ओवेरियन कैंसर का CA 125 होता है। उसके बाद होता है CA 19-9, ये होता है पेनक्रियाज का, पेनक्रियाज का। ये हो गया हम लोग का ट्यूमर मार्कर। याद रखिएगा ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन किसका है? तो ये है लीवर का। अल्फा फीटोप्रोटीन किसका है? तो लीवर का है। उसके बाद TTF किसका है? थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड, तो ये होता है हम लोग का लंग्स का। उसके बाद है CA 125, ये होता है ओवरी का। उसके बाद बात करें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। उसके बाद ब्रेस्ट का, और 2 होता है ब्रेस्ट बोन का ओस्टियोक्लास्ट हो गया। यहाँ पर साइट लिखे ना, यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट कीजिएगा। बोन का जो है ओस्टियोसाइट नहीं, ओस्टियोक्लास्ट होता है, CLAST क्लास्ट। उसके बाद लिखिएगा
CA15-3 ये होता है ब्रेस्ट का। किसका होता है? ये होता है ब्रेस्ट का। और उसके बाद PSA लिखिएगा। PSA का मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन ये किसका होता है? तो ये होता है प्रोस्टेट कैंसर का। प्रोस्टेट कैंसर का याद रखना। प्रोस्टेट कैंसर का दूसरा नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है ओल्ड एज ग्लैंड। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओल्ड एज ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड को ही ओल्ड एज ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ओल्ड पर्सन में प्रोस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे बीमारी देखने के लिए मिलता है। प्रोस्टेट का हाइपरट्रोफी हो जाना, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, कैंसर हो जाना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको ओल्ड एज ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये हो गया हम लोग का ट्यूमर मार्कर। पहले जाने अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन ट्यूमर मार्कर किसको इंडिकेट करेगा? तो लीवर को करेगा। डेस्मिन स्मूथ मसल का करता है। थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर लंग्स को करता है। बीटा HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG का नाम है, फुल फॉर्म है, तो मोलार प्रेगनेंसी फिर कोरियोकार्सिनोमा को करता है। उसके बाद बात करें कि एक होता है HMWC। HMWC का मतलब हाई मोलिकुलर वेट साइटोक्रिएटिनिन, जो कि ब्लैडर को करता है। कैल्सिटोनिन करता है हम लोग का थायराइड का। दो और लिख सकते हैं इसमें कि बीटा HCG वाला तो हो गया। एक आप लोग को क्या बोले हम यहाँ पर कि HMWC लिख लीजिएगा। यहाँ पर हेडिंग देखे HMWC मतलब फुल फॉर्म लिखिएगा हाई मोलिकुलर वेट साइटोक्रिएटिनिन। साइटोक्रिएटिनिन ये ब्लैडर कैंसर को इंडिकेट करता है। किसको? ब्लैडर कैंसर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट बताएं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन किसको इंडिकेट करेगा? तो थायराइड कैंसर को। थायराइड कैंसर को कैल्सिटोनिन इंडिकेट करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा ट्यूमर मार्कर। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है CA125 किसको इंडिकेट करता है? तो ये ओवेरियन कैंसर को इंडिकेट करता है, इसको याद रखिएगा। ब्रेस्ट को करता है CA15-3 डैश देकर 3। उसके बाद पेनक्रियाज का याद रखिएगा 199 भी याद रख सकते हैं, हालांकि 19 के बाद डैश देकर 9 होता है पेनक्रियाज कैंसर का। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं जी किसको? ट्यूमर मार्कर को। चलिए ट्यूमर मार्कर हम लोग का ख़त्म हो गया। अब जानेंगे कीमोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा कीमोथेरेपी। इसको थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि कीमोथेरेपी को जितना डिटेल हो सके, जितना डीप हो सके, कीमोथेरेपी का जितना भी मेडिकेशन है, इस चीज़ को आप लोग को बताने का हम प्रयास करेंगे और याद करवाएंगे इस वीडियो में कि कीमोथेरेपी का जितना भी अभी तक मेडिकेशन नाम सुने होंगे, मेथोट्रेक्सेट, सिस्प्लास्टिन, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, बुसल्फान, जितना भी नाम सुने होंगे, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, मेथोट्रेक्सेट हो गया, उसके बाद साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में क्या होता है सभी चीज़ें। पहले जानेंगे हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में कि कीमोथेरेपी होता क्या चीज़ है। इसका साइड इफ़ेक्ट आप लोग सुने होंगे कि किसी भी कैंसर पेशेंट का दवा चल रहा है तो उसका बाल झड़ता है। बाल झड़ता है ना भैया, बाल झड़ता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग कीमोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग कीमोथेरेपी। क्या चीज़? कीमोथेरेपी। हेडिंग दे दिया कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता क्या, तो लिख लेना कि इट इज़ द ट्रीटमेंट। ये क्या है? ट्रीटमेंट है। ये काम कैसा करता है? तो डेट बोल सकते हैं कि जो डिवाइड होता है सेल, उसके ग्रोथ को रोक देता है, उसको बोलते हैं रैपिडिंग डिवाइडिंग सेल के ग्रोथ को रोक देता है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। लिख सकते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन लिखिएगा कि इट इज़ द ट्रीटमेंट, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ टेक्स का मतलब ट्रीटमेंट
cancer that inhibit the all rapid डिवाइडिंग सेल। जितना भी सेल अनकंट्रोल्ड रैपिड मतलब ज़्यादा तरीके से डिवाइड होता है उसके क्या करता है, ग्रोथ को बोल सकते हैं, डिवाइडेशन को इनहिबिट करता है, रोक देता है, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। इसमें होता है एलोपेसिया। साइड इफेक्ट लिख लेना इसका क्या क्या होता है, एलोपेसिया। एलोपेसिया का मतलब होता है बाल का झड़ना, हेयर लॉस। हेयर लॉस को बोलते हैं एलोपेसिया। मोस्ट कॉमन होता है, देखे भी होंगे वैसे तो इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी भी होता है। लिख लीजिएगा इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी। स्टरलिटी ठीक। कीमोथेरेपी किसी भी पेशेंट को चलता है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी रहती है, उस चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। कीमोथेरेपी जानेंगे, इसका मोस्ट कॉमन बोले कि क्या होता है, ये तो हो गया इसका लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट। शॉर्ट टर्म में पेशेंट को क्या चीज़ होगा, तो कीमोथेरेपी का होता है वोमिटिंग। क्या होता है, वोमिटिंग। किसी भी पेशेंट को देंगे मेडिकेशन तो क्या हो जाएगा, वोमिट कर देगा। ये कीमोथेरेपी का क्या चीज़ है, शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, तो हेयर लॉस और इनफर्टिलिटी स्टरलिटी होता है। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट 3 चीज़ और करता है। पैनसाइटोपिनिया क्या करता है कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट, मेडिकेशन भी बताएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें समझो। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है पैनसाइटोपिनिया। लिखना, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या चीज़ होता है कि डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर डिक्रीज होगा, उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट है मतलब आरबीसी, जिसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं तो बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये हम क्या चीज़ बता रहे हैं, तो बता रहे हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। जब पेशेंट को देते हैं तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है, उस पेशेंट में आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नर्सेज का रोल क्या बनता है, यदि किसी भी पेशेंट का आरबीसी कम हो रहा है, मतलब आरबीसी क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, तो उसमें एनीमिया का कंडीशन डेवलप होगा। तो एजुकेशन क्या देंगे कि प्रॉपर डाइट लो, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाओ, तुम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ। ये क्या है, डाइट देंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करो क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा इसके वजह से। लिखना है इरिथ्रोसाइटोपिनिया होगा तो क्या नर्सेज, एनआर का मतलब नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें रहेगी, तो बोलेंगे कि इंक्रीज करो फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक क्या करो, इंक्रीज करो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को क्या बोलेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल मारो दबा के। उसके बाद क्या बोलेंगे कि रेस्ट करो, प्रॉपर क्या करो, रेस्ट करो, नहीं तो क्या होगा, एनीमिक कंडीशन होगा, एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, कंडीशन डेवलप हो जाएगा, तो ये फिर दिक्कत होगा। डब्ल्यूबीसी में क्या रहेगा, कम होगा, तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे, क्या चीज़, लिमिटेड करेंगे विजिटर को। जे ही मनते ही विजिटर ही इतना था पूरा के मिलने लगता है पेशेंट से, तो उसको क्या करेंगे, लिमिट करेंगे, नहीं ज़्यादा मिलना है।
उसके बाद क्या चीज़ करना है कि जो पेशेंट को वाटर दिया रहता है वार्म वाटर पीने के लिए, वो क्या होता है कि खुला रहता है, ओपन रहता है, तो उसको विद इन 20 मिनट यदि यूज़ करते हो तो ठीक, मोर देन 20 मिनट हो जाते हैं तो उस वाटर को नहीं पीना है। जैसे हम लोग नॉर्मल वाटर को क्या करते हैं कि मान लो कि लाकर किसी भी कप में रख दिए और 2 घंटे बाद वो पी लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है इस पेशेंट को, क्योंकि इसमें क्या है, इम्यून पावर इसका डिक्रीज है, तो ऐसा नहीं करना है। इफ़ more than 20 minute water exposure then discard उसको क्या कर देंगे, बिक देंगे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स कम होगा, तो प्लेटलेट्स कम होगा तो ब्लीडिंग के चांस है, तो क्या करेंगे, आउटडोर गेम बंद करेंगे, आउटडोर गेम बंद, नहीं खेलना है आउटडोर गेम। क्यों? क्योंकि आउटडोर गेम खेलेगा तो उसमें क्या रहेगा भैया, रिस्क रहेगा, गिरेगा कहीं, ब्लीडिंग होगा, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स है नहीं। उसके साथ साथ क्या होगा, आईएम इंजेक्शन अवॉइड करेंगे, अननेसेसरी कैनुलाइजेशन नहीं करेंगे, अननेसेसरी कैनुला को नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसको क्या एजुकेशन देंगे कि यूज़ करो इलेक्ट्रिक ट्रिमर, इलेक्ट्रिक ट्रिमर यूज करो। क्यों इलेक्ट्रिक ट्रिमर यूज करो, ताकि कटे ना, क्योंकि ये जो जिलेट गार्ड ये सब रहता है इससे कटने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ये हो गया हम लोग का साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी का। अब मेडिकेशन का हेडिंग दीजिएगा, कीमोथेरेपी का क्या क्या मेडिकेशन होता है, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब हेडिंग दीजिएगा कीमोथेरेपी के मेडिकेशन। मेडिकेशन को हम लोग जानेंगे कि कीमोथेरेपी में कौन सा मेडिकेशन यूज में लिए जाते हैं, हेडिंग दे दीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे कीमोथेरेपी के मेडिकेशन के बारे में। पहले लिखिएगा एल्कलाइटिक एजेंट, एल्कलाइटिक एजेंट। एल्कलाइटिक एजेंट में याद रखिएगा CBC, सी का मतलब होता है CYCLO साइक्लोफॉस्फामाइड। बी का मतलब बुसल्फान, बुसल्फान। साइतराबिन, साइतराबिन। एंटी न्यूप्लास्टिक होता है सेकंड, एंटी ट्यूमर, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जिसके अंदर आता है डॉक्सीरूबिसिन और डाउनीरूबिसिन, डॉक्सीरूबिसिन और डाउनीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन। एंटीबायोटिक हो गया। उसके बाद आता है एंटी मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक इसमें आता है मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट 5-फ्लूरो यूरासिल 6 मार्केप्टोप्यूरिन,
मेथोट्रेक्सेट, उसके बाद आता है 6-मेरकेप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट आता है लास्ट एम फेज इनहिबिटर, एम फेज इनहिबिटर, इसमें आता है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ये है हम लोग का मेडिकेशन बोल सकते हैं कीमोथेरेपी का, जो कि यूज़ में लिए जाते हैं। आप लोग सुने होंगे मोस्ट कॉमन, इसके बारे में जानते भी होंगे मेथोट्रेक्सेट। क्योंकि ये ड्रग ऑफ चॉइस है, लिख लेना ड्रग ऑफ चॉइस किसका है, मेथोट्रेक्सेट। तो एक होता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी का, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी है, और एक है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन है, मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट पूछा जाता है क्या है, तो होता है एंटीडोट फोलिनिक एसिड, लिख लेना एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, तो होता है फोलिनिक एसिड, फोलिनिक एसिड होता है मेथोट्रेक्सेट का। और साइक्लोफोस्फामाइड का होता है मेसना। ये इसको याद रखना मेथोट्रेक्सेट वाला का। चलो एंटी एल्कलाइटिक एजेंट, एंटी एल्कलाइटिक एजेंट में CBC, साइक्लोफोस्फामाइड, साइतराबिन और बुसल्फान। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक जिसमें डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन आता है। एंटी मेटाबॉलिक में क्या चीज़ आएगा हम लोग का, एम्फेज इनहिबिटर आएगा। उसके बाद 5-फ्लोरोयूरासिल, 6-मेरकेप्टोप्यूरिन, लास्ट एम फेज इनहिबिटर जिसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आता है। यह है हम लोग का मेडिकेशन से रिलेटेड। अब जानेंगे हम लोग रेडियोथेरेपी के बारे में कि क्या है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में लिखिएगा यहीं पर दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और एक होता है इंटरनल बीम रेडियोथेरेपी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा, उसको मिटाकर अब हम लोग मेडिकेशन में इसके बारे में जानेंगे, रेडिएशन के बारे में, जिसमें जानेंगे एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी और इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी के बारे में। लिखना रेडिएशन। रेडिएशन में दो होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इसको बोलते हैं IBRT और इसको बोलते हैं हम लोग EBRT। IBRT का मतलब इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, और इसका मतलब होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी का दूसरा नाम होता है टेलीथेरेपी, और इसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनल वाले को लिख लेना ब्रैकीथेरेपी। ये दो टाइप्स के होता है, एक होता है सील्ड और एक होता है अनसील्ड। जो सील्ड होता है इसको तो बॉडी में इम्प्लांट कर दिया जाता है, इम्प्लांट, और जो अनसील्ड रहता है इसको ओरल या फिर IV दिया जाता है। बस रेडिएशन में हम लोग को इतना याद रखना है। रेडिएशन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फैटिगनेस, ये भी याद रखना। रेडिएशन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, लिख लेना मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो वो होता है फैटिगनेस। रेडिएशन थेरेपी मतलब कि ये मैनेजमेंट के टाइप्स है कैंसर के। पेशेंट को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, तो रेडिएशन के थ्रू पेशेंट के जो
कैंसर का डिवीजन सेल है उसके ग्रोथ को रोका जाता है। उसमें एक है कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, मतलब कि बाहर से सिर्फ रेडिएशन दे रहे हैं। सेकेंड है इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, मतलब बॉडी के अंदर से रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे। और बॉडी के जो अंदर से करेंगे उसका दो टाइप्स है, एक है सील्ड और एक है अनसील्ड। सील्ड का मतलब कि बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिए, उस ऑर्गन पर अपना हो रहा है, वहाँ पर रेडिएशन जा रहा है प्रॉपर तरीक़ा से। और अनसील्ड में आईएम या फिर आईबी दिया जाता है। जो इंटरनल बीम रेडिएशन थेरेपी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है ब्रेकीथेरेपी। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जो है इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का कैंसर के बारे में कि कौन सा कैंसर, जैसे लंग्स के, ब्रेस्ट वाला, ये सब जो है इतना भी इम्पोर्टेंस है। पहले हम लोग इस कैंसर के बारे में जानेंगे। अब हेडिंग दीजिएगा लंग्स कैंसर। इसमें हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ही जानेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानेंगे। जो फर्स्ट है जैसे लंग्स कैंसर, फर्स्ट क्या है हम लोग का लंग्स कैंसर, लिखिएगा लंग्स का कैंसर। तो इसमें लिखिएगा लंग्स कैंसर में किसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज लंग्स कैंसर का होता है स्मोकिंग। क्या होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग मोस्ट कॉमन कॉज होता है। मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम क्या होता है, साइन सिम्टम क्या होता है लंग्स कैंसर का। लंग्स कैंसर का तो स्पुटम जो होता है, ब्लड टिंग्ड स्पुटम होता है, उसको लिख लेना ब्लड स्पुटम में ब्लड आएगा, ब्लड टिंग्ड स्पुटम, ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होता है। इसका टाइप्स जो लंग्स कैंसर का होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, एक होता है लार्ज सेल लंग्स कार्सिनोमा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। ये 80% होता है, ये 20% होता है। मतलब कि मोस्ट कॉमन ये होता है, मोस्ट कॉमन ये होता है। सबका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। इसका लिखिएगा स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा जो कि 20% होता है। लार्ज सेल लंग्स कार्सिनोमा, लार्ज का मतलब कि छोटा नहीं है, तो वहीं लिखे कि नॉन स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा। बस लंग्स कैंसर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ब्रेस्ट कैंसर लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग देखें, ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या चीज़ें हम लोग जानेंगे। ब्रेस्ट कैंसर पहले लिखिएगा, ब्रेस्ट कैंसर इन्वेजिव है, एडिनो कार्सिनोमा टाइप है, एडिनो कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। डक्टल इन्वेसिव है, क्या ये डक्टल इन्वेसिव है, डक्टल इन्वेसिव है, इन्वेसिव टाइप का है, डक्टल इन्वेसिव टाइप है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है ब्रेस्ट का, तो डक्टल इन्वेसिव होता है, याद रखना। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है ब्रेस्ट का, मोस्ट कॉमन साइट पूछा जाएगा कि साइट क्या है, तो मोस्ट कॉमन साइट हम लोग बोलेंगे कि अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर आउटर क्वाड्रेंट मोस्ट कॉमन साइट हो गया किसका, ब्रेस्ट कैंसर का अपर आउटर क्वाड्रेंट। ठीक, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसके 4 टाइप्स होता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन डक्टल इन्वेसिव होता है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट आप लोग को डायग्नोसिस बता दिए हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, बायोप्सी होता है। उसके बाद इसके मैनेजमेंट में इसका ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाता है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट होता है, टेमोक्सिफेन सिट्रेट होता है ड्रग ऑफ चॉइस। टेमोक्सिफेन सिट्रेट किसी भी पेशेंट को देते हैं तो हाइपर कैल्शियमिया करता है, हाइपर कैल्शियमिया करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का
ब्रेस्ट कैंसर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट है स्टमक कैंसर, लिखिएगा हेडिंग स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर, हम लोग जब स्टमक कैंसर पढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे पहले स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेजर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? छोटे वाले को बोलते हैं लेजर कर्वेचर, और इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। तो ये जो स्टमक कैंसर है इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है लेजर कर्वेचर, मतलब इस पर होगा, इस ऑर्गन बोले इस साइट पर, बोले इस यहाँ पर होता है। तो स्टमक का मोस्ट कॉमन साइट क्या हो गया? लेजर कर्वेचर। ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ये यदि होता है तो देखने के लिए मिलता है यहाँ पर लेथल बोटल अपीयरेंस। वो चीज़ें क्या होता है कि यहाँ पर जब कैंसर होगा तो HCl का जो प्रोडक्शन होगा, HCl का प्रोडक्शन होने की वजह से प्रॉपर तरीक़ा से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा HCl का, वहाँ पर फंक्शन प्रॉपर तरीक़ा से नहीं हो पाएगा। तो इस जो ग्रेटर कर्वेचर है इसका हार्डनिंग हो जाता है। ध्यान से समझना, ये जो ग्रेटर कर्वेचर ये बड़ा वाला है, इसका हार्डनिंग हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं? लेथल बोटल अपीयरेंस। याद रखना, लेथल बोटल अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या होता है? हार्डनिंग होता है ग्रेटर कर्वेचर के ड्यू टू HCl एक्यूमुलेशन। इसका मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बिलरोथ फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में करते हैं हम लोग, फर्स्ट में और सेकंड में क्या किया जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें याद रखना गैस्ट्रोड्यूडेनोटॉमी किया जाता है बिलरोथ फर्स्ट में, और सेकंड में किया जाता है गैस्ट्रोजेजुनोटॉमी, जेजुनोटॉमी। क्वेश्चन बस यही पूछा जाता है कि बिलरोथ फर्स्ट में किसका ऑपरेशन किया जाता है? तो गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के पार्ट के साथ साथ ड्यूडेनम को करेंगे। उस स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, तो उसको करेंगे, तो उसको बोलते हैं बिलरोथ फर्स्ट। और बिलरोथ सेकंड किसको बोलते हैं कि स्टमक के पार्ट के साथ साथ जेजुनम को करते हैं, उसको बोलते हैं बिलरोथ सेकंड। स्टमक कैंसर हो गया। पेनक्रियाज कैंसर के बारे में लिखिएगा कि पेनक्रियाज का कैंसर क्या होता है। पेनक्रियाज के कैंसर के बारे में लिखिएगा, इसका सबसे भ्रष्ट प्रोग्नोसिस होता है। भ्रष्ट प्रोग्नोसिस सबसे किसका होता है? तो होता है पेनक्रियाज का। मोस्ट कॉमन साइट लिखना, मोस्ट कॉमन साइट पेनक्रियाज का क्या होता है? तो हेड ऑफ पेनक्रियाज, हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है, हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है उसका मोस्ट कॉमन साइट। बस आप लोग इतना ही याद रखिएगा। ब्लड कैंसर 4 टाइप्स का होता है, यहाँ पर लिखना ब्लड कैंसर 4 टाइप्स का होता है। ALL, ALM, CLL, CML 4 टाइप्स होता है। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया उसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोसाइटिक माइलॉइड होता है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। CLL जो है ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन होता है, ओल्ड एज में क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। ALL किस में होता है? तो चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन होता है, चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन होता है। और AML जो है ये होता है 15 से 39 ईयर्स वाले ओल्ड में। और CML जो ये है ये होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की वजह से, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी की वजह से। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है? तो 13 नंबर वाला कन्वर्ट हो जाता है 9 नंबर में, उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसको याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 13 का कन्वर्ट हो जाना 9 में उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया एबनॉर्मलिटी बोला जाता है। लिम्फोमा 2 टाइप्स का होता है, होजकिन्स और नॉन होजकिन्स। लिम्फोमा लिख लेना कि 2 टाइप्स का होता है, होजकिन्स और नॉन होजकिन्स।
हॉजकिंस और एक होता है नॉन हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस। हॉजकिंस में क्या होता है कि रेड स्ट्रिंग सेल देखने के मिलता है, रेड स्ट्रिंग्स बर्न सेल देखने के लिए मिलता है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड स्ट्रिंग सेल किस में देखने के मिलता है, तो हॉजकिंस में, जो कि लिम्फोमा वाले पेशेंट में होता है। मल्टीपल माइलोमा ब्लड सेल का कैंसर है। मल्टीपल माइलोमा में होता क्या चीज़ है कि इसमें बोल सकते हैं कि बीजेपी, बेंस जोन्स प्रोटीन, इसके डायग्नोसिस में बढ़ा हुआ मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा सिर्फ बीजेपी, बेंस जोन प्रोटीन, बेंज जोन प्रोटीन, बेंस जोन प्रोटीन बड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। मल्टीपल माइलोमा भी किसी भी पेशेंट में होगा तो हाइपर कैल्सेमिया कराएगा। दो कंडीशन हम लोग ऑन्कोलॉजी में अभी तक पढ़े जिसमें हाइपर कैल्सेमिया कराता है। फर्स्ट कंडीशन, किसी भी पेशेंट को टेमोक्सिफेन सिट्रेट देते हैं जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है ब्रेस्ट कैंसर का, वो भी क्या कराएगा, हाइपर कैल्सेमिया कराएगा। सेकंड क्या पढ़े, मल्टीपल माइलोमा यदि किसी भी पेशेंट में होगा तो वो भी हाइपर कैल्सेमिया कराता है जिसमें बेंस जोन प्रोटीन बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। ये यूरिन के कल्चर लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें देखने के लिए मिलता है। अभी तक हम लोग जितना भी ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें पढ़े उस चीज़ों को रिवीजन करेंगे तभी हम लोग का वीडियो ख़त्म होगा, नहीं तो जितना भी पढ़े ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ऑन्कोलॉजी को आप लोग को रिवीजन कराते हैं। पहले हम लोग पढ़े ऑन्कोलॉजी के बारे में। ऑन्कोलॉजी होता क्या चीज़ है, तो साइंस है जो कि स्टडी करता है कैंसर के। बोल सकते हैं कि स्टडी अबाउट कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी किसको बोला जाता है, तो बीजे केनेडी को फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर क्या चीज़ है, तो अनडिविजन अनकंट्रोल सेल का प्रोलिफरेशन हो जाना, इसको कैंसर बोलते हैं। कैंसर जो वर्ड है क्रेप्स ले लिया गया है, यानी कि केकड़ा से लिया गया है। उसके बाद हम लोग जाने इंपॉर्टेंस टर्मिनोलॉजी कि हाइपरप्लेजिया क्या होता है, हाइपोप्लेजिया क्या होता है, हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपोट्रोफी क्या होता है, एट्रोफी क्या होता है, एपोप्टोसिस क्या होता है, मेटाप्लेजिया क्या होता है, डिस्प्लेजिया क्या होता है। उसके बाद मेटास्टेसिस इन्वेजन के बारे में जाने। उसके बाद जाने टीएनएम क्लासिफिकेशन, टी फॉर ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस। टी नोड का मतलब क्या होता है, टीएएस का मतलब क्या होता है, T1 T2 T3 T4 के बारे में जाने। उसके बाद नोड के बारे में जाने कि कितना नोड इन्वॉल्वमेंट के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती है। मेटास्टेसिस में जाने कि मेटास्टेसिस नहीं है तो M0 से डिनोट करते हैं, यदि मेटास्टेसिस है तो M1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग जाने 7 वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। C का मतलब चेंजिंग इन बॉयल एंड ब्लैडर हैबिट। उसके बाद ए के मतलब जाने कि सोल डजंट हील। उसके बाद यू का मतलब जाने हम लोग कि अनयूजुअल ब्लीडिंग। टी का मतलब थिकनिंग इन लंप एंड ब्रेस्ट। उसके बाद जाने हम लोग कि इनडाइजेशन होता है, ओबेसियस चेंज, मोल एंड वाटम होता है और नेजिंग कप होता है। 7 वार्निंग साइन हम लोग जाने। उसके बाद जाने डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसमें बायोप्सी जाने, बायोप्सी कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है कैंसर का, लेकिन बिल्स ट्यूमर जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा बोला जाता है उसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है। उसके बाद जाने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी के बारे में। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में हम लोग जाने कि करने का बेस्ट टाइमिंग क्या चीज़ होता है, पोजीशन क्या चीज़ होता है, कौन सा हैंड को यूज में लिया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद सेम उसी प्रकार से हम लोग टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन में भी जाने। डिफरेंट ये है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फीमेल में किया जाता है और मेल्स में किया जाता है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। मेमोग्राफी क्या होता है कि एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोग्राफी। उसके बाद हम लोग जाने डायग्नोसिस के बाद कीमोथेरेपी क्या होता है, ट्यूमर मार्कर के बारे में जाने। ट्यूमर मार्कर के बारे में जाने। अल्फा फीटोप्रोटीन किसको डिनोट करता है, तो यह लीवर कैंसर का अल्फा फीटोप्रोटीन डिनोट करता है। ओवेरियन कैंसर का कौन सा ट्यूमर मार्कर है, तो CA125। पेनक्रियाज का CA199 बोल सकते हैं। उसके बाद TTF थायराइड ट्रांसक्रिप्टेड फैक्टर किसका है, तो लंग्स का है। डेस्मिन स्मूथ मसल का होता है। ओस्टियोक्लास्ट किसका है, तो ये बोन का होता है। ऐसे हम लोग जाने किसका ट्यूमर मार्कर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जाने मेडिकेशन कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में जाने कि कीमोथेरेपी ड्रग है जो कि इनहिबिट करता है रैपिडिंग डिवाइडिंग सेल के ग्रोथ को।
कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट जाने जो कि पानसाइटोपिनिया कराता है। यदि किसी भी पेशेंट में कीमोथेरेपी पानसाइटोपिनिया कराता है मतलब कि यूरिथ्रोसाइटोपिनिया कराएगा, ल्यूकोसाइटोपिनिया कराएगा और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराएगा, तो नर्सेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या करेंगे। उसके बाद जाने कि मेडिकेशन के बारे में, एल्कलाइटिक एजेंट के बारे में जाने, एंटी मेटाबॉलिक के बारे में जाने, उसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में जाने और एम्फेज इनहिबिटर के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग यदि ड्रग की बात करें क्या क्या जाने, तो सिस्प्लास्टिन के बारे में जाने, साइक्लोफॉस्फामाइड, बुसल्फान, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। उसके बाद जाने मेथोट्रेक्सेट मेथोट्रेक्सेट के बारे में जाने, 5-फ्लोरोयूरासिल के बारे में जाने, उसके डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, 6-मरकेप्टोप्यूरिन के बारे में जाने। मेथोट्रेक्सेट मोस्ट कॉमन है, मेथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट का जाने कि एंटीडोट फोलेनिक एसिड होता है। मेथोट्रेक्सेट ड्रग ऑफ चॉइस है इक्टोपिक प्रेगनेंसी और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। साइक्लोफॉस्फामाइड के याद रखिएगा एंटीडोट होता है मेसना। मेसना एंटीडोट होता है साइक्लोफॉस्फामाइड के, कहीं पर बोल रहे हैं तो उसको लिख भी लीजिएगा। उसके बाद जाने डिफरेंट टाइप के रेडियोथेरेपी, जैसे टेलीथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी। टेलीथेरेपी का मतलब होता है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर रेडिएशन दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं टेलीथेरेपी। और इंटरनल पार्ट्स मर देंगे तो उसको बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी। लंग्स के बारे में जाने, लंग्स कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या होता है, तो स्मोकिंग होता है। मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने के लिए मिलता है, तो ब्लडिंग स्पुटम देखने को मिलता है। लंग्स कैंसर दो टाइप्स के होता है, स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा, लार्ज सेल लंग्स कार्सिनोमा। जो लार्ज सेल लंग्स कार्सिनोमा है ये 80% होता है, स्मॉल सेल लंग्स कार्सिनोमा 20% होता है। बस इतना ही हम लोग को याद रखना है। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाने, ब्रेस्ट कैंसर डक्टल इन्वेसिव होता है, याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप कैसा है, तो डक्टल इन्वेसिव होता है, एडिनो कार्सिनोमा होता है। मोस्ट कॉमन साइट होता है मोस्ट कॉमन साइड होता है इसका अपर आउटर क्वाड्रेंट, जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक्सिला ऑर्गन के साइट होता है। ड्रग ऑफ चॉइस होता है ब्रेस्ट कैंसर का टेमोक्सिफेन सिट्रेट, और टेमोक्सिफेन सिट्रेट का साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैल्शियमिया, यानी कि कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ा देगा। उसके बाद हम लोग जाने ब्लड कैंसर के बाद स्टमक कैंसर। मोस्ट कॉमन साइड होता है लेजर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर में क्या देखने के लिए मिलता है, लेटरल पोर्टल अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। स्टमक कैंसर में इसका मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट में ऑपरेशन किया जाता है बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड। बिलरोथ फर्स्ट का मतलब होता है गैस्ट्रोड्यूडेनेक्टमी, उसको बोलते हैं बिलरोथ फर्स्ट, और बिलरोथ सेकंड का मतलब होता है गैस्ट्रोजेजुनेक्टमी। पेनक्रियाज में जाने की ब्रेस्ट प्रोग्नोसिस, सबसे ब्रेस्ट प्रोग्नोसिस मतलब पुअर प्रोग्नोसिस किसी भी कैंसर का है तो होता है पेनक्रियाज का। मोस्ट कॉमन साइड होता है हेड ऑफ द पेनक्रियाज। उसके बाद हम लोग जाने ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर 4 टाइप्स का होता है, ALL, ALM, CLL और CML। एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया होता है, याद रखना। मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रेन विच टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो बोलेंगे ALL। CLL जो होता है ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन होता है, फिलाडेल्फिया की वजह से CML होता है, और AML जो है वो 15 से 39 साल वाले या बोल सकते हैं कि एडल्ट में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जाने लिम्फोमा के बारे में। लिम्फोमा लिम्फ नोड का कैंसर है, 2 टाइप्स का होता है, होजकिन्स और नॉन होजकिन्स। होजकिन्स में रेड स्टिंगबर्न सेल देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड स्टिंगबर्न सेल किस कैंसर के टाइप्स में देखने के लिए मिलता है, तो होजकिन्स वाले में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग लास्ट जाने मल्टीपल माइलोमा किसका है, तो ब्लड सेल का कैंसर है। इसके डायग्नोसिस में पूछा जाता है कि क्या देखने के लिए मिलता है, तो BJP बेंस जोन प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। और मल्टीपल माइलोमा किसी भी पेशेंट में हुआ रहेगा तो उसमें बड़ा हुआ मिलेगा कैल्शियम लेवल, जिसको हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। ये हम लोग का ओवरऑल 1 शॉर्ट वीडियो हो गया ऑन्कोलॉजी का। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कि 20 शेयर इस वीडियो पर आना चाहिए, ताकि आप लोग के लिए हम 1 शॉट एक बनाएंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से रिलेटेड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक को 1 शॉट कंसाइज करके बनाएंगे। तब तक लिए जय राम जी की।